हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी के इस हम सीरीज़ में आज हिस्ट्री में चैप्टर 9 करेंगे। क्लास 6 का हमने चैप्टर 8 तक कर लिया है, तो ये चैप्टर 9 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडर्स, किंग्स एंड द पिलग्रिम्स के बारे में। तो उसमें क्या व्यापार हो रहा था, व्यापारी कौन थे, राजाओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे और पिलग्रिम्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हम लोग को व्यापारी और व्यापार के बारे में कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बोला आपने पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, चैप्टर 8 में मैंने बताया था कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न वाले एरियाज में पाया गया और ये जो भी वेयर्स थे, मतलब मिद्र भांड जिसको बोलते हैं, मतलब एक बर्तन टाइप का होता है जिसमें कुछ रखने के लिए बनाया गया था पहले मिट्टी का, उसको ब्लैक कलर से पूरा पॉलिश था, तो इसको नॉर्दर्न NBPW उसको बोला गया। ठीक है, तो ये जो बहुत फाइन पोर्ट्रीज थे, स्पेशली वॉल्स एंड प्लेट्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कटोरा टाइप का शेप बना देखने को मिला, बहुत सारे प्लेट्स मिले हैं इस पोर्ट्रीज में। तो अलग अलग साइड से मिला हमें, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उनके अलग अलग साइड से हमको ये चीज़ मिलता है। तो हाउ डू यू थिंक इच रीच दिस प्लेस। आपको कैसे पता कि ये सारे चीज़ें जो हैं ये आपको हर एक जगह पे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स मे हैव कैरी देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वेयर मेड टू सेल देम एट द अदर प्लेसेस। तो इसको कोई ना कोई हर एक जगह पे, ये जो आपको NBPW आपको देखने को मिल रहा है, इसको कौन आखिरकार हर एक जगह पे ले गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स हो गए। ठीक है, व्यापारी होंगे जो जहाँ पे बनता होगा वहाँ से लेते होंगे, फिर इन चीज़ों को अलग अलग जगहों पे इनको डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बेचते होंगे। तो ट्रेडर्स का काम यहाँ पे हुआ। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड। बोल रहा कि साउथ इंडिया था एक गोल्ड के लिए फेमस था, स्पाइसेस के लिए फेमस था, स्पेशली पेपर्स एंड द प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, पेपर्स वॉज पार्टिकुलरली वैल्यू इन द रोमन एम्पायर। देखिए, सो मच इट इज़ नोन एज द ब्लैक गोल्ड। ये कह रहा है कि जो साउथ इंडिया था वो सोना के लिए फेमस है। अभी आपको पता है कर्नाटका में कोलार की खानी जो सोना के लिए फेमस है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए जो गोल्की होता है, जिसको ब्लैक पेपर्स बोलते हैं, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, और भी कुछ कुछ प्रीशियस स्टोन्स थे जो कि साउथ में मिलते थे। अब जैसे कि वास्को डी गामा भी अगर आप देख लेते हैं हिस्ट्री में, उसके बाद की हिस्ट्री को देख लेते हैं। अभी हम इधर मॉडर्न में चलते हैं, तो वास्को डी गामा भी आता तो कहीं ना कहीं वो स्पाइसेस का ही व्यापार करता है। ठीक है, क्योंकि वो जो उधर जो ठंडे प्रदेश था, उसमें हम अभी वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं, पुर्तगाल की बात कर रहे हैं। तो जो ठंडे प्रदेश में कहीं ना कहीं मसाला की ज़रूरत था, उसके जो भी वहाँ पे मीट होते थे उनको प्रिजर्व करने के लिए, बहुत दिन तक रखने के लिए था। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। ठीक है, जो रोमन किंगडम था, रोमन एम्पायर था उस समय, उसमें बहुत ज़्यादा मसालों का, मतलब स्पेशली ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च का बहुत ज़्यादा मतलब मांग था, तो उसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। सो ट्रेडर कैरी मैनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन द सी, अक्रॉस द सी एंड बाई द लैंड इन द कार्बा। तो व्यापारी लोग लेके आते थे, अब वहाँ पे लेके आएगा, बिकेगा सामान, इनकम भी होगा। तो ये बताया जा रहा है कि जहाज से समुद्र को पार करते हुए, या तो फिर कारवा मतलब होता है कि व्यापारियों के समूह को कारवा बोलते हैं, जो कि बाई लैंड मतलब स्थल मार्ग से जाते हैं, उसको बोलते हैं कारवा। ठीक है, और शिप के भी एक कहने का मतलब पूरा बहुत सारे अगर जहाज़ों का बेड़ा होता है उसको भी हम लोग कारवा ही बोलते हैं, चीज़ों को समझिएगा। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coin may have found in the South India. बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ होगा, बिकॉज अभी हम जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खोजा तो देखा कि बहुत सारे साउथ इंडिया में रोमन के स्वर्ण सिक्के बहुत पाए गए। गोल्ड कॉइन जो है रोमन एम्पायर वाला, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पाए गए, उस तरह के सिक्के जो कि रोमन में पाए गए यहाँ पाए गए। तो व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ होगा, बात तो समझ पा रहे होंगे हम लोग। आगे चलते हैं। तो एक कहानी, एक पोएम है ट्रेड के बारे में, एक कविता है जो आपको संगम के पोएम में मिलता है। संगम आपको दक्षिणी भारत का इतिहास होता है, संगम साहित्य है जो संगम लिटरेचर जो है, पढ़ेंगे उसके बारे में। ये भी देखिए क्लास 6 से चल रहा है, 7, 8 तक हम चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेंगे, बट मैं तो बहुत आपको डीपली में चीज़ें बताता हूँ, बट अभी हम 6, 7, 8 तक के हम चीज़ों को लाइटली समझेंगे। हम एक इतिहास को हम लोग अपने एक माइंड में सेट करेंगे, इतिहास में आगे क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर हम 9, 10, 11, 12 इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशली 11, 12 को हम लोग तो बहुत ही लेवल तक पढ़ने वाले, बिकॉज जितने भी आप बुक देख लीजिए, आपके साइड बुक जो होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं, वो 11, 12 के NCERT से ही आपके हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होगा। तो ये क्या है कि Here is one which describes the good brought into Puhar
एज इम्पोर्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। ये जो कविता है इसमें दिखाया गया है कि पुहार में इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो ईस्ट कोस्ट, जो कि पूर्वी तट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था पुहार, वहाँ पे सामान कहाँ कहाँ से आते हैं इसके बारे में बता रहा है। स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेज बाई सी इन सीप, घोड़े आते थे उधर से, ठीक है, ये बता रहा है। बहुत ही तेज़ घोड़े, स्पीड चलने वाले घोड़े ये आते थे। वेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन द कार्ट में, बैलगाड़ियों में काली मिर्च आती थी। जेम्स एंड गोल्ड वॉर्ड इन द हिमालय से जो जेम्स और जो सोने थे हिमालय के वो जाते थे। द पर्ल्स ऑफ द सॉदर्न सी, पर्ल्स मतलब मोती जो सॉदर्न सी में पाया जाते थे, दक्षिणी सागर में सी मतलब जो मोती पाए थे तो वो उनका व्यापार होता था। एंड द कोरल फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, और पूर्वी जो महासागर था उससे कोरल्स, मतलब जो भी उस टाइम का ये उन्होंने नाम रखा कोरल, ईस्टर्न ओशन जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। द यील्ड ऑफ गंगा एंड द क्रॉप फ्रॉम द कावेरी में, क्योंकि संगम लिटरेचर है तो ये दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बोला था। कावेरी नदी के बारे में बोला कि कावेरी नदी के पास के जो भी क्रॉप्स हो रहे हैं फसल उनका। फूड स्टॉक फ्रॉम श्रीलंका से आते थे खाने वाला चीज़ें। म्यांमार से पोट्रीज आते थे। और अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, ये सारे इम्पोर्ट्स के बारे में बताया रहा है कि क्या क्या चीज़ें आते थे इनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। चलिए, ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स का खोज किया। सम ऑफ दिस फॉलो द कोस्ट, कुछ लोगों ने तटवर्ती जैसे कि मान लीजिए इंडिया तो साइड से आके इंडिया में आए, कुछ लोगों ने एक अलग अलग मार्ग खोजा, ये सब बताया जा रहा है। दे वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून वाइंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अरब सागर से होते हुए आए, कुछ लोगों ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते का इस्तेमाल किया। और जब मानसून जो पवनें आती थी तो मानसून पवनों का सहारा भी लेके इन्होंने काम किया, क्योंकि जो मानसून जब आता है तो जो कहने को जो हवा जो चलती है तो वो आराम से जहाज़ को मतलब चलने में बहुत ही आसानी होता है जहाज़ को चलने में, तो ये भी उसका फ़ायदा उठा के लोगों ने आना स्टार्ट किया। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर उन्हें पश्चिमी तट पे जाना है और ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो वो ईस्ट अफ्रीका या अरब से, जैसे अफ्रीका वाले हैं अरब वाले आएंगे तो ये पश्चिमी तट पे ही आएंगे, ठीक है। दे चूज टू सेल विथ साउथ वेस्ट मानसून, तो वो दक्षिणी पश्चिम जो मानसून होता है जब आता था उस टाइम लोग निकलते थे तो आसानी से वो जल्दी से आ जाता था, ठीक है। एंड स्टडी शिप हैड टू बी बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और इस तरह से बहुत मजबूत जहाज बनाया जाता था इतनी जर्नी के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है, ओके। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, कुछ नए राज्य जो कोस्ट के मतलब तटवर्ती राज्य जो बने उसके बारे में बताया जा रहा है। द सॉदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क बाई लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स प्लेटू एंड द रिवर। अगर आप देखिए जोग्राफिकल चीज़ देखिएगा सॉदर्न का, तो इधर चारों तरफ देखिए, इधर पूरा वेस्टर्न कॉरिडोर, मतलब कहने का मतलब देखिए सॉरी वेस्टर्न जो आपका कोस्ट है और वेस्टर्न जो आपका मतलब बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी सब पहाड़ियाँ हैं। इधर भी देखते हैं तो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ ये सारे आपको पहाड़ियाँ मिलती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे नदियाँ घाटी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी घाटी, ये सबको देखने को मिलता है। तो ये सारे आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई राजा रहा होगा। तो आप देखिएगा जब संगम काल में चेर चोल पांडे की बात करता है वो छोटे छोटे एरियाज़ में, केरला जो आसपास के एरियाज़ में, तो वहाँ पर बोला कि एक संगम पोइम में एक बहुत ही अमीर और पावरफुल राजा का नाम है, रूरल का नाम है, उसका नाम है मूवेंदार। तो संगम में एक मूवेंदार नाम है, उस राजा का नाम आपको मेंशन किया गया है। एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ। मूवेंदार नाम का एक शब्द उल्लेख है जिसमें कि कह रहा है कि सॉरी मैंने क्या बता दिया, ओके देखिए, चीफ एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकम रिच, मतलब बता रहा है कि जो भी उसमें चीफ रहे हैं, जो भी उसमें मुख्य रहे हैं या जो भी राजाएं रहे हैं, जिन्होंने इस नदी घाटी और इन कोस्ट को कंट्रोल किया वो ज़्यादा पावरफुल बन गए। और इसके लिए बोला संगम पोएम में एक नाम है मूवेंदार का जिसका मतलब होता है 3 मुख्य, ठीक है। यूज फॉर हेड ऑफ 3। आप देखिए आगे पढ़ते हैं क्या भैया, तो वो हैं और जिससे मैंने जस्ट बताया था चेर चोला पांडे, तीनों के बारे में मूवेंदार शब्द का उल्लेख है। कौन शब्द का उल्लेख है? मूवेंदार। तो चेर चोला पांडे इस संगम में इन तीनों के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना है। हु बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 साल पहले, मतलब कि एटलीस्ट 300 BC की बात की जा रही है, गुप्ता पीरियड के टाइम की बात की जा रही है, ठीक। चेर चोल पांडे, उसके बाद वाला थोड़ा सा या
उसके थोड़ा सा पहले वाला बात किया जा रहा है, गुप्ता पीरियड के पहले वाला थोड़ा सा पहले के टाइम है, उसकी बात कर रहा है इस में, ठीक है। आप चीज़ों को समझिएगा। कर रहा ईच ऑफ थ्री चिप्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट। इन तीनों का एक पावर का मुख्य केंद्र था कि इन लोग को एक बीच में राजधानी बनाए, मतलब सेंटर में, और एक राजधानी इन्होंने, जैसे कि ये मान लेते हैं इनका चेर चोल पांडे का है, तो इन्होंने एक राजधानी बीच में बनाया, एक राजधानी इन्होंने कोस्ट की तरफ बनाया, और इधर इनका पूरा बचाव था। पुहार और कावेरी पट्टनम जो चोला का पोर्ट था, और एंड द मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्या। जैसे बताया जा रहा है, देखिए जो आप पुहार के बारे में मैंने भी सोचा कि एक बंदरगाह था, तो बोला ये जो कावेरी पट्टनम है, ये पुहार इसका कावेरी पट्टनम ही नाम था, वो चोल जो राजा था, चोल राजा का क्या था, वो पोर्ट था, मतलब कहने का मतलब उसका बंदरगाह था। अभी हम देखिए, अभी हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, तो उसमें हम लोग अभी जो हमारा वो वीडियो आज है, जिससे गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अभी गुप्ता के बाद जो हम लोग वीडियोस आएगा हमारा, वो संगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चोला के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग आप लोग देखिएगा वीडियोज़ को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। कह रहा है कि जैसे पांड्य था, पांड्यों ने क्या किया, अपना राजधानी कहाँ बनाया, मदुरै। तो पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरै। पांड्य ने अपनी राजधानी क्या बनाया, मदुरै बनाया, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और पुहार चोला का जो महत्वपूर्ण के, क्योंकि चोल जो वंश आप देखिएगा, चोल डायनेस्टी देखिएगा, तो चोलास जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो अपने नौसैनिक के लिए, वो अपने नेवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। तो उन्होंने बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे, वो बंदरगाह का नाम क्या था, पुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अभी ये लोग कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते। मैंने बताया कि पहले के टाइम में अभी टैक्सेस रेगुलर नहीं हो पाया था, ठीक है। इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल। इसके लिए वो अपने जो भी लोग थे, जनता थे, उनसे वो क्या मांगते थे, वो मांगते थे उन लोग क्या, तो वो मांगते थे जो भी गिफ्ट है वो इन लोगों से मांगा करते थे, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। और अलग अलग जो भी नेबरिंग जो एरियाज़ थे, पड़ोसी राज्य थे, उनसे इन लोग, मतलब कहने का मतलब कि ट्रिब्यूट, मतलब कहने का मतलब कुछ दान दक्षिणा हो या जो भी चीज़ें हो, दान करें। चाहते थे कि वो जो राजाएँ हैं आसपास वाले, वो हमें दान करें, ऐसा इन लोग का उसमें चल रहा था, ठीक है। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, कुछ वेल्थ को इन लोग रखते थे, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमॉन्ग देयर सपोर्टर। और कुछ अपने सपोर्टर फैमिली हैं, सपोर्टर हैं जो अपने कुछ सैनिक्स रखे हुए हैं, उन चीज़ों को सब, उनमें सब पैसे को बांट दिया करते थे, जो भी रिसीव होते थे। मतलब कोई टैक्स का कोई व्यवस्था नहीं था एट द संगम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि दक्षिणी भारत, अगर हम देखते हैं यही उत्तरी भारत में उसमें टैक्स की व्यवस्था हो गई थी। आपको पता है लेटर वैदिक के बाद ही कुछ ना कुछ टैक्स की व्यवस्था हो चुकी थी, लगभग 600 BC में ही, तो 300 BC के आसपास की बात कर रहा, 600 BC में टैक्स की व्यवस्था हो चुकी थी। बट उत्तर दक्षिणी भारत में ज़्यादा चीज़ें टाउन्स नहीं हो पाए थे विकसित, तो वहाँ पे अभी टैक्सेस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मैनी पोइट्स हुच कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज पोएम द प्रेज ऑफ द चीफ हु ऑफन रिवायर्ड देम विद प्रीशियस स्टोन। मतलब क्या कह रहा कि बहुत सारे जो भी पोएट्स हैं, जो संगम के पोएट्स हैं, संगम जो कवि हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो भी मुखिया थे, उस समय जो भी चीफ्स रहे, उस समय जो भी चेर चोल पांडे के जो भी प्रधान रहे, उनका बड़ाई किया है उन्होंने, उनका प्रशंसा किया है। बिकॉज वो उन कवियों को सोना देते थे, महंगे महंगे पत्थर स्टोन देते थे, हाथी दान करते थे, रथ दान करते थे, महंगे महंगे कपड़े दान करते थे, तो उनका बड़ाई किया गया है सारे संगम पोएम में, ठीक है। Around 200 years later, as the dynasty known as the सातवाहना become powerful in the Western India। अब देखिए, मैंने सातवाहना के बारे में ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया कि सातवाहन, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो आता है सुंग डायनेस्टी, तो सुंग डायनेस्टी के बाद जो आपका आता है वो है सातवाहना, ठीक है। तो सातवाहना डिस्ट्रिक्ट जो था सिमुक के द्वारा स्थापित किया था। तो सातवाहना डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आंध्र वाले आसपास के एरिया में, तो वेस्टर्न इंडिया का पूरा साउदर्न इंडिया को कवर करता है कुछ ना कुछ पार्ट। तो सातवाहना कह रहा है कि 200 साल बाद, मतलब जब चेर चोल पांडे के कुछ सालों बाद, 200 सालों बाद, सातवाहन वंश ने अपना कदम स्थापित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे देखिए, अगर हम पढ़ेंगे ना, देखिए मैप अगर मैं बना दूं, अगर हम पढ़ेंगे कि कुछ विदेशी राज्य जैसे कि शक है, कुषाण है, पहलव है, इन्होंने ऊपर वाले एरिया में, नॉर्थन वेस्टर्न वाले एरिया में इन्होंने कवर किया अपना एरिया, ठीक है। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में इन्होंने अपना राज्य जमाया। और वही हम इधर वाला एरिया में देखते हैं, वेस्टर्न इंडिया में, दक्कन वाला क्षेत्र में, तो इधर सातवाहनों ने मौर्यन के बाद, मौर्यन एम्पायर के बाद सातवाहनों ने इधर राज्य करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ओके।
तो कह रहा है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। हमने सातवाहन को बहुत अच्छे तरीके से बताया है और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको आप लोग देखिएगा। अभी क्लास 6 है तो इसमें केवल आपको नाम देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्या करिएगा कि आप उस वीडियोस को, जैसे कि सातवाहना की अगर बात करेंगे तो ये आसपास के 50 या 60 BC की टाइम की बात है। ये सातवाहना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 50-60 BC की बात करेंगे, फिर आगे जाके AD में चला आएगा सातवाहन टाइम में। तो ये आप लोग वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा कि वो जो वीडियोज़ हैं सातवाहन वाला वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको चीज़ मतलब शुंग वंश भी है, सातवाहन वंश भी है, दोनों है, 30-35 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी NCERT पढ़ें तो NCERT को और उसको आराम से देखिए और उसको नोट्स बनाते रहिए, दोनों चीज़ को साथ में लेके चलिएगा तभी आपका हिस्ट्री सही से हो पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि गौतम पुत्र श्री सतकर्णी था जिसका नाम उनके माँ के नाम पे था, ठीक है। गौतमी पुत्र, गौतमी उनका माँ का नाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनका माँ का नाम था गौतमी वाला श्री, ठीक है। ही एंड अदर सातवाहन रूलर आल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। और भी अलग अलग जो रूलर्स थे सातवाहना का, उन्हें दक्षिणा स्वामी बोला गया, ठीक है। दक्षिणापथ का स्वामी बोला गया, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ बोला गया, क्योंकि ये वाला एरिया ये दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है, दक्षिणापथ का स्वामी बोला गया, ठीक है। क्योंकि ये रूल था, ये जो रूट था वो कहीं ना कहीं साउथ की तरफ जाता था, ठीक है, इसलिए दक्षिणापथ को स्वामी बोल दिया गया, ठीक है। समझिएगा बातों को। फिर कह रहा है कि ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। इन्होंने हर एक कोस्ट में अपना आर्मी भेजा और उन पार्ट्स को जीता भी, ये बताया जा रहा है, इस चीज़ में समझिएगा, ठीक है। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट रेशम मार्ग, ओके। रेशम मार्ग के बारे में बताया है कि रेशम मार्ग का क्या कहानी है भैया। रेशम मार्ग कुषाण के समय बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। कुषाणों ने रेशम मार्ग के ऊपर कंट्रोल भी किया था। रेशम मार्ग जो कि चाइना वाइना से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए जाता था, जो कि उस पर सूती जो कहने का मतलब जो रेशम है उस पर व्यापार होता था, तो उस पर कंट्रोल किया था कुषाणों ने, उसके बारे में बताया जा रहा है। The rich glossy color of silk as well as smooth texture make it highly valued fabric in the most society। अब ये तो रेशम इतना ग्लॉजी होता था, इसका कलर इतना ज़्यादा ये देखने में अच्छा लगता था, स्मूथ था, और इतना मस्त ये फैब्रिक बन चुका था उस टाइम के सोसाइटी में, इतना ज़्यादा इसका वैल्यू हो चुका था, इतना महंगा हो चुका था ना कि भाई इसका जो भी व्यापार करेगा वो तो अमीर होगा ही। मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और सिल्क या रेशम का उत्पादन करना भी एक बहुत ही प्रोसेस है। शहतूत के पत्ते पे होता है तो वो भी एक प्रोसेस होता है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोज ऑफ द सिल्क बॉम। देखिए जो सिल्क बॉम होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं जो कि पत्तों पे करते हैं अपना लार्वाज, तो उनके कोकुन से रेशम का उत्पादन होता है। तो ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है। स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। फिर उसके बाद धीमा धीमा उसको धागा बनाते थे, फिर जाके वो क्लॉथ बनता था। मतलब बहुत ही बड़ा प्रोसेस था, ठीक है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। तो सबसे पहले जो रेशम का जो बनाने का जो टेक्निक हुआ, रेशम का जो धागा बनाने का टेक्निक जो बना, वो चाइना बना 7,000 साल पहले। चाइना में बहुत पहले 7,000 साल पहले, मतलब 5000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 7,000 साल पहले, मतलब कि 5000 BC। आप ये समझ लीजिए कि ये इस टाइम का पीरियड है कि ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का पीरियड है, बहुत पहले का पीरियड है। उसमें ही चाइना में मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रेशम बनाने का कला को जान चुके थे, ठीक है। और बहुत समय तक ये चाइना के अंदर ही इन सारी चीज़ें रहीं, चाइना से बाहर नहीं जाने दिया इस टेक्निक को। फिर कभी कभी कुछ वहाँ के लोग, चाइना के लोग अलग अलग एरियाज़ में जब घूमने गए हैं तो ये सिल्क को लेके जाते थे साथ में। और फिर उसके बाद और जो जैसे कि गए सिल्क को इस एरिया में बेचने गए, तो ये जो रूट फॉलो किया इन जो व्यापारियों ने, इन चाइना के लोगों ने जो रूट को फॉलो किया, वो रूट बन गया सिल्क रूट। रूट का नाम क्या होगा भैया? सिल्क रूट। मैंने जिस बताया कि उस रूट का नाम क्या होगा? सिल्क रूट, ठीक है। समटाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट टू सिल्क द रूलर ऑफ ईरान एंड द वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। कह रहा है कि जो चाइना के जो राजा थे वो क्या करते थे? गिफ्ट भेजते थे, सिल्क मतलब रेशम भेजते थे गिफ्ट में ईरान। और जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अगर मैं आपको मैप बना दूँ छोटा सा, तो मैं थोड़ा सा अगर आपको मैं मैप बना दूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका ये मान लेते हैं मैंने, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये देखिए ये सब देखिए मेसोपोटामिया, इराक, ये सब। तो इधर अपना चाइना यहाँ पे है, यहाँ से इधर जाके भेजता था सिल्क को, ठीक है। तो अब ईरान पहुँचा, ईरान से धीमा धीमा पश्चिमी एशिया में पहुँच रहा। अब वहाँ से धीमा धीमा ये
चाइना मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सिल्क का जो ज्ञान है कि रेशम भी एक चीज़ होता है, इसका ज्ञान धीमा धीमा पश्चिमी एरियाज़ में फैल गया। पश्चिमी सभ्यता में आप बोलने के वेस्टर्न में पार्ट में पहुँचे, यूरोप तक पहुँच गया। ठीक है, अबाउट 2000 साल पहले वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंग द रूरल एंड द रिच पीपल इन रोम। तो यही बताया जा रहा है कि 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले ये सिल्क के कपड़े पहनना, सिल्क के कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। महंगे अमीर लोग इसका या राजा थे वो सिल्क के कपड़े पहनते थे, रेशम का कपड़ा पहनते थे। ठीक है, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम द चाइना। ये महंगा इसलिए था ना क्योंकि रोड जो डेंजरस रोड था, चाइना से आते हुए डेंजरस रोड से वो आते आता है, वहाँ से लाना है, चाइना से लाना है, तो महंगा इसलिए हो जाता था। ठीक है, और बीच में बहुत सारे माउंटेन है, डिजर्ट है। देखिए आप देखते हैं इधर से आपको कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से पार करना है तो ये सब सुलेमान की थार की पहाड़ियाँ हैं, हिंदुकुश पर्वतमाला है, हिमालयन पर्वतमाला है, इनको क्रॉस करके कहीं ना कहीं फिर बीच में अरब पेनिसुला है, बीच में डिजर्ट्स हैं, इन डकला मकान मरुस्थल है, इस सारे सब मरुस्थलों को कवर करके ही ना आएगा जब इन सारे, तो कहीं ना कहीं कॉस्टली तो होगा भाई, इतना दूर से कोई मेहनत करके ला रहा तो पैसा तो लेगा। ठीक है, तो ये इसलिए महंगा हो गया, इसलिए महंगा होता है। ठीक है, पीपल लिविंग along द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट ऑफ allowing ट्रेडर टू पास थ्रू। अब जो इस रूट में जो लोग रह रहे हैं उसका क्या, उनका क्या पैसा, उनके पास क्या भैया। अब व्यापारिक मार्ग में जो शहर है, जो गांव है, वो तो उन लोग क्या करेंगे, पैसा दो तब जाने देंगे अपने गांव से, नहीं जाने देंगे। आज भी यही होता है, पैसा दीजिए नहीं तो नहीं जाने देंगे। होता था, मतलब आज नहीं, मतलब आज से कुछ साल पहले इन सारे ऐसी चीज़ें होती थी, चाहे वो लुटेरे हो कुछ हो, वो डिमांड करते थे भाई। जैसे आज भी टोल टैक्स लगते हैं, अगर अलग स्टेट से आया तो टोल टैक्स, तो उस तरह से था, तो पेमेंट करते, इसलिए महंगा हो गया था। ठीक है, इसलिए सिल्क बहुत ज़्यादा महंगा था। ठीक है, चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, लुक एट द मैप 6, मैप 6 को देखें आप, विच शो द सिल्क रूट एंड इट ब्रांचेज। सिल्क रूट और उसका ब्रांच क्या है, तो आप अपने बुक में देखिएगा पेज नंबर 76-77 में, उसमें आपको दिखाया है पूरा मैप। ठीक है, उस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। कुछ राजा चाहे कि भाई सिल्क रूट को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो भाई हमारा इनकम बढ़ जाएगा, हम सिल्क रूट को कंट्रोल कर लेंगे, सिल्क रूट से जितनी भी चीज़ आएंगी उस पर हम टैक्स लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगा, हम पावरफुल होंगे। दिस आर बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड द गिफ्ट दे ब्रॉड बाय द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट। सेम चीज़ें मैंने जो बोला, दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर हु पास थ्रू देयर किंगडम। और ऐसा भी है कि हम लोग सुरक्षा प्रदान भी करेंगे कि कोई डाकू तुमको लूटेगा नहीं। अगर हम राजा वहाँ पे हैं सिल्क रूट पे, तो आप आराम से जाइए, आप हमको टैक्स दीजिए और उसके बदले मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूँगा, कोई भी आपको डाकू चोर लुटेरा आपको आपके सामान को नहीं लूटेगा। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाण। मैंने जिसमें कुषाण के बारे में, कुषाण के एक रूलर उसका नाम है कनिष्क। अभी हम 1st सेंचुरी BC में आ चुके हैं, मतलब 100 मतलब BC नहीं सर, 1st सेंचुरी AD में आ चुके हैं, मतलब 1 से लेके 100 AD तक की हम बात करें। अब हम ईसा पूर्व से आगे जाके ईस्वी में आ चुके हैं, मतलब लगभग ये पहली शताब्दी की बात है, 50-60 AD की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस समय जो कुषाण में एक बहुत पावरफुल राजा है वो है कनिष्क। तो कनिष्क ने इस चीज़ को कंट्रोल किया, और जो वही कुषाण जिसने सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पर और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर 2000 सालों तक राज किया, 2000 साल पहले राज किया। ठीक है, मैंने जिस बताया कि ये कब की बात है, तो ये बात होगी लगभग आपका अगर बात कर लेते हैं तो 100 BC से लेके 100 AD तक की बात। जब सुंग वंश के बाद, जो सुंग वंश जिस समय था उसके बाद वाला जो एरियाज है, उस टाइम का जो एरिया है, उस टाइम का जो कंटेम्प्रेरी है वो है कुषाण टाइम का। ठीक है, ध्यान रखिए कुषाण। ठीक है, देयर 2 मेजर सेंटर ऑफ पावर वर पेशावर एंड द मथुरा। देखिए इनकी राजधानी थी पेशावर और मथुरा इनकी राजधानी थी कुषाणों का। देखिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट कुषाण चल जा रहे हैं, कभी सातवाहन चल जा रहे हैं, तो ये कब समझ में आएगा, जब हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाला पढ़ेंगे तब। और नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा वीडियोज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको जरूर देखिए। जो भी मेरे जैसे हिस्ट्री का आप जाइएगा वीडियो, तो उसमें सातवाहन है, आपको सब कुछ आ जाएगा कि वहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। और यहाँ पर फिर इन चीज़ को ना, अच्छा ये था आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट उसको आपको देखना जरूर पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज़ आपको समझ आ रही है, कभी कुषाण आ जा रहा है, कभी सातवाहन आ जा रहा है, तो आप कन्फ्यूजन हो गया कि कुषाण कौन था, सातवाहन कौन था, शक पहलव थे, शक वंश था। आप ये सब चीज़ों को देखिएगा ना, तब समझ कि क्या डेट क्या था, कैसे कंटेम्प्रेरी चल रहा था, सब कुछ समझ में आएगा। बट यहाँ पर तो बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया।
तक्षशिला वॉज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। देखिए ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट में, जैसे कि कश्मीर वाला जो ऊपर इधर वाला एरिया गंधार उंधार है, इधर में ये सब रह रहे हैं, ठीक है, ये सारे। ड्यूरिंग देयर रूल्स अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। एक सी रूट था जो कि सिंधु घाटी के मुहाने से लेके ये पूरा कहने का सेंट्रल एशिया तक के था, ये जो रूट था इस पे इन्होंने कंट्रोल किया था, ठीक है, जो रोमन एम्पायर तक के जाता था ये रूट, तो उसको कंट्रोल कर लिया था कुषाण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। और कुषाण ही ऐसे राजा थे सबसे पहले जिन्होंने उन राजाओं में है जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी करवाए, ठीक है। कुषाण से पहले भी लोगों ने स्वर्ण सिक्के जारी कराए, बट कुषाण सबसे ज़्यादा सिक्के जारी कराए, तो इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर अलॉन्ग द सिल्क रूट, और सिल्क रूट के जो ट्रेडर्स थे, जो भी व्यापारी थे, इन स्वर्ण सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म के बारे में है, ओके। द मोस्ट फेमस कुषाना रूरल वाज कनिष्क। देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना था, ट्रेडर्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में पढ़ लिए। अब किंगडम के बारे में हमने पढ़ लिया, कुषाण के बारे में, सातवाहन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या तीर्थ स्थल बने हैं, तो उसके बारे में है कि बुद्धिज्म उस समय मेन धर्म था और जैनिज्म था, बट बुद्धिज्म ज़्यादा फेमस हुआ। तो मोस्ट फेमस कुषाण रूलर कनिष्क के बारे में जैसे बताया कि जिसने 1900 साल पहले शासन किया था। ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर मेट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी जो बौद्धिस्ट संगीति हुई थी वो कुंडलवन के कश्मीर में हुई थी। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन के कश्मीर में हुई थी, और उस समय जो राजा थे कनिष्क थे, और ये हुआ था 1st सेंचुरी एडी में। एडी मतलब कि आप मतलब आज से 1900 साल पहले, मतलब कि 100वीं शताब्दी, 100 वर्ष बोलेंगे शुरुआत के, तो उस समय ये हुआ था, ठीक है। जैसे कि आज 2021 चल रहा है, तो आज से 1900 साल पहले मतलब 100 एडी में, ठीक है, ये सारा काम हुआ था, ठीक है। अश्वघोष अ पोएट हु कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, द बुद्ध चरित्र लिव इन हिज कोर्ट। देखिए अश्वघोष जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, तो उसमें अश्वघोष थे, और अश्वघोष एक कवि हैं जो कि कुषाण एक कनिष्क के दरबार में रह रहे हैं, और उन्होंने किताब लिखा है जो बुद्धा के ऊपर पूरा जीवनी है। उस किताब का नाम है बुद्ध चरित्र, ठीक है। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत, और भी कुछ ऐसे स्कॉलर रहे, विद्वान रहे, जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध के बारे में लिखना स्टार्ट किया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आल्सो नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप। अब क्या भैया कि अब एक नया, अब देखिए बुद्धिज्म दो भाग में बढ़ चुका है, महायान में और हीनयान में। और महायान, आप बुद्धिज्म वीडियो देखिएगा तो वहाँ समझाएगा महायान हीनयान क्या था। तो महायान का कहना क्या भैया, मूर्ति पूजा, हम बुद्ध भगवान को भगवान मानेंगे, मतलब बुद्ध को हम भगवान मानेंगे, कोई कहने का मतलब एक साधु या संत नहीं मानेंगे, हम भगवान मानेंगे, उनका पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे। तो महायान। और हीनयान वाले का कहना था भाई कि हम पुराने तरीक़ों पर रहेंगे, हम कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, जो बुद्ध भगवान ने बोला हम उन चीज़ों को मानेंगे, और हम मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते। तो ये हो गया, ठीक है, इधर गया। तो कह रहा है कि अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन द स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन, ठीक है। ये बोला गया कि पहले क्या था कि स्टार्टिंग में जब बुद्ध के बारे में अगर बुद्ध का महसूस कर रहा है बुद्ध भगवान को, तो उसके लिए से पीपल का पेड़ बना दिया। तो इससे क्या कि बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये इन सारे चीज़ों का कहने का मतलब यूज हो रहा था स्कल्पचर का, ठीक है। इन स्कल्पचरों का यूज होना इस्तेमाल हुआ। इट मीन्स देखिए, देख सकते हो आप कहाँ चला, सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो आप, ये पीपल का पेड़ देखिए बनाया गया है। तो ये बुद्धा के स्कल्पचर को दिखाना, बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया उसको दिखाना चाह रहा है, ठीक है, वास्तुकला का। अब ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ। नाउ अब क्या हुआ कि अब स्टैचू ऑफ बुद्धा वेयर मेड। अब क्या हुआ कि भाई बुद्ध भगवान का सीधे मूर्ति बनने लगा, क्या बुद्ध को बुद्ध भगवान मानेंगे। और ये सब बहुत सारे मूर्ति मथुरा में बने थे और कुछ तक्षशिला में बने थे। तो ये महायान के बारे में यहाँ कुल मिला के आपको बताना चाह रहा हूँ, महायान और एक हीनयान जो कि मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे, और महायान माँ से महायान और माँ से मूर्ति। तो ये याद करने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीफ इन द बोधिसत्व। और दूसरा परिवर्तन क्या आया कि लोग अभी तो मूर्ति पूजा विश्वास करने लगे, और दूसरा था कि बोधिसत्व, ठीक है। अब क्या था कि जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेंगे वो बोधिसत्व को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ऑनस दे अटेन इनलाइटमेंट दे कुड लाइव इन ए कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट। जो भी ज्ञान को प्राप्त कर लिया जैसे बुद्ध भगवान ने किया था, तो वो कंप्लीट मेडिटेशन में रहेंगे और आइसोलेशन में सबसे अलग रहेंगे। हाउएवर इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, अब इसको कराने के अलावा
इसके अलावा क्या बोला कि दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपुल। क्या कि देखो पहले तो ये काम था, पहले था कि जो भी लोग ज्ञान प्राप्त करते थे वो इस तरह से जीवन बीते, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो लोग अलग अलग जगहों पे ज्ञान बांटना स्टार्ट किए, जो भी उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया बुद्धिज्म के अंदर में, ठीक है। द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्टवा बिकम वेरी पॉपुलर, अब बुद्धिस्टवा की पूजा होने लगी एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर कोरिया एंड जापान। और ये सारी चीज़ें बोधिसत्व बोधिसत्व ये देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारे मेंस के चीज़ें हैं, ठीक है। बोधिसत्व क्या है, तो हम बोधिसत्वा को सब कुछ को बताएंगे, बट वो मेंस में बताएंगे। बस यहाँ पे जो मैंने अभी बताया उतना आप लोग रखिए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बुद्धिज़्म अब वेस्टर्न और सॉर्दर्न इंडिया में फैलने लगा और बहुत सारे गुफाएं भी बने, इनको मतलब पहाड़ियों में काट काट के गुफाएं बनाए गए, इन कहने का मतलब बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, इन बौद्ध संतों को रहने के लिए, ठीक है। सम ऑफ दिस केव वेयर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ, और कुछ ऐसे हैं जो कि राजा ने अपने ऑर्डर से बनवाया, कुछ व्यापारियों ने बनवाया, कुछ किसानों ने बनवाया, और ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट के आसपास वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, जो रोड कनेक्ट कर रहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो दक्कन पठार था उसमें जो भी कुछ पासेस रास्ते थे, जो कुछ ऐसे पासेस थे, दर्रे थे, उसके आसपास भाई ये सारे बनाए गए। ट्रेडर प्रोबेबली हॉल्टेड इन दिस केव मोनेस्ट्री, और अब जो ट्रेडर्स थे, जो भी व्यापारी थे, उस रूट के थ्रू अगर वो जा रहे हैं तो उनको ठहरना है तो इन गुफाओं में ठहरते थे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बुद्धिज़्म आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, तो श्रीलंका में गया, म्यांमार में फैला, थाईलैंड में फैला, और अलग अलग एरियाज़ में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार गजब रूप से हुआ, ठीक है, कनिष्क के टाइम में। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज द थेरावादा बुद्धिज़्म वॉज मोस्ट पॉपुलर इन दिस एरिया। एक बुद्धिज़्म का एक प्रकार, एक फॉर्म है, उसका नाम है थेरावादा बुद्धिज़्म। थेरावादा, देखिए बुद्धिज़्म को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बट अभी नहीं। तो ये थेरावादा बुद्धिज़्म तो बहुत ज़्यादा हर एक एरिया में फैला था उस टाइम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम, तीर्थ की खोज, ए ट्रेडर जर्नी टू डिस्टेंस लैंड इन द कारवान एंड शिप पिलग्रिम ऑफन ट्रेवल विद थेम्स, ठीक है। अब कह रहा है कि ट्रेडर एक व्यापारी है जो अपने बहुत कारवां के साथ, अपने पूरे जहाज के साथ अलग एरिया, दूर दूर के इलाकों में व्यापार करने जा रहा था। साथ में उनके साथ कुछ यात्री भी रहते थे, पिलग्रिम्स मतलब कुछ यात्री, तीर्थयात्री भी रहते थे, घूमने का जिनका शौक था, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ दिस वॉज चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको नाम देखने को मिलता है वो चाइना के जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले पिलग्रिम था, उनका नाम था फायान। फायान है जो इंडिया में 1600 साल पहले आया, मतलब आज से 400 एडी में आया था, ठीक है, 400 एडी में आया था। अब जो फायान आया भैया, वो ध्यान रखिएगा, फायान किसके समय में आया था, आपको अगर आपसे पूछे कि फायान किसी समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्ता था राजा, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फायान, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो जुआन, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट जुआन जांग एंड आई क्यूइंग हु केम अबाउट 50 ईयर आफ्टर जुआंग जांग, ठीक है। देखिए फायान जो इंडिया में आया था, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है। फिर उसके बाद जुआंग जांग आया, आई किंग आया, ये सारे लोग 50 साल बाद ये सब सारे भी आए थे। दे केम टू विजिट प्लेस एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा, ये आए और उन जगहों पे घूमे, नालंदा हो गया और बोध गया हो गया, इन सारे एरियाज़ में घूमे, इनको जानकारी इकट्ठा करना था। फायान तो आया था, तो फिर ये जैसे कि उस समय अगर हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड में अगर देखते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी तो ये सब जब फायान आता है कुछ दिन तक रहता है, फिर उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता भी है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, अब जो लोग आया भाई उन लोगों ने किताब लिख दिया, उन लोगों ने बोला कि हम भारत घूमें, भारत में हम ये देखे, भारत में हम वो देखे, वही चीज़ों से हमें आज इतिहास पता चलता है। जैसे फायान अपने जो बुक में जो लिखेगा तो हमें पता चलेगा ना कि उसमें फायान ने इंडिया में क्या देखा, इंडिया के समाज को क्या देखा, इंडिया में कैसे समाज थे, किस तरह के लोग रह रहे थे, क्या बुद्धिज़्म का था, तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में बता रहा है। और दे रोट ऑफ डेंजर दे इनकाउंटर, और साथ में इन्होंने ये भी लिखा कि क्या क्या खतरा हमें खतरा को झेलना पड़ा हमें इंडिया आने में, ठीक है, कितना समय हमें लग गया, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या मठों को घुमा, ये सारी चीज़ें, और ये सारे बुक, ठीक है, साथ में फिर ये बुक भी लेते चलेंगे। तो जब वो बुक चाइना में पढ़ा गया तो हमें इतिहास की जानकारी पता चलती है फिर बाद में, ठीक है। हाउ फायान रिटर्न टू चाइना, चाइना कैसे गया फायान, इसके बारे में करा। फायान जब
बिगेन ही जर्नी बैक होम, जब घर जाने के लिए स्टार्ट किया तो बंगाल से स्टार्ट किया जाने के लिए, ठीक है, बंगाल से। ही बोर्डेड, इसने एक शिप लिया जो किसी व्यापारी का था, एक जहाज़ लिया, और फिर उसके बाद वो 2 दिन उस पर शायद 2 दिन उस पर मतलब कहने का मतलब कि उसमें सफ़र किया, और एक बहुत ही ज़बरदस्त रूप से स्टॉर्म मतलब कहने का मतलब कि तूफान आ गया, ठीक है। द मर्चेंट बिगेन थ्रोविंग द मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड एज टू लाइटन द बोट। अब क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा आ गया तूफान, तो जितने व्यापारी थे उस शिप पे, उसने अपने सामान को फेंकना स्टार्ट किया, क्योंकि उसका शिप का वजन कम हो जाए और डूबने से बचे। फायान थ्रे अवे हिज मेगर पर्सनल बिलोंगिंग बट क्लंग टू हिज बुक एंड स्टैटू ऑफ द बुद्धा डेट ही हैड कलेक्टेड। उसने बहुत सारी चीज़ें फेंक दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसने फेंक दिया, बट उसने किताब को और बुद्धा की मूर्ति को रखा, ठीक है। फाइनली द स्टॉर्म सबसिडाइड आफ्टर 13 दिन के बाद तूफान टला, और उसके बाद इसने इस चीज़ को किया। द सी इटसेल्फ इज़ ए बाउंडलेस इन एक्सटेंट। समुद्र खुद में एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। ये जान पाना कठिन है किधर पश्चिम है किधर पूरब है। एक्सेप्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन, केवल हम सूरज के से ही जान सकते हैं कि इधर पूरब है, उग रहा है तो, ठीक है। एंड मून और स्टार इन देयर मोशन, इफ़ इट डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान टू स्टीयर बाई पांड। अगर रात हो जाए, अगर बारिश हो जाए, तो केवल हवा ही है जो हमें दिशा दिखा सकता है। इट टुक मोर देन 90 डेज टू रीच जावा। 90 दिन लग गया हमें जावा पहुंचने में, जावा मतलब इंडोनेशिया पहुंचने में। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 मंथ, 5 महीने तक वहाँ रहा। फिर अलग जहाज़ वहाँ से मतलब जहाज़ लेता है और फिर वहाँ से चाइना की ओर जाता है। तो ये कहानी सब अपने किताब में लिखा, ठीक है। जुआंग जांग, ठीक है, हेन सांग, ठीक है, हेन सांग लिखा है, हेन सांग, ह्यूएन सांग है ये, ह्यूएन सांग। who took the land route back to the China, carried with a statue of Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscript loaded on the back of 20 horses। ये स्थल मार्ग से गया और 50 मनुस्क्रिप्ट को लिया, जो रास्ते में जाते जाते इंडस नदी को पार करते करते वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सारे के बाद कितना कितना चीज़ ले गया, बुद्धा का मूर्ति, सोना का मूर्ति ले गया, ये सारी चीज़ें ले गया, ठीक है। ह्यूएन सांग के बारे में, जो ह्यूएन सांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। ये कह रहा है कि स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द संस्कृत, और जो भी संस्कृत में जो भी लिखा गया था उसको चाइना में कन्वर्ट करते करते चाइनीज भाषा में ये अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिया। ह्यूएन सांग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नालंदा या यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्टा। ह्यूएन सांग एंड अदर पिलग्रिम स्पेंड टाइम स्टडिंग, नालंदा में पढ़ाई किया, सबसे मेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वही था उस टाइम का, ठीक है। द टीचर आर द मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी, जो उसमें जो भी शिक्षक थे उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था। दे फॉलो टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो हमेशा बुद्धा के ज्ञान, बुद्ध के बारे में पढ़ाते थे। द रूल्स ऑफ मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था, ठीक है। एवरी सबको फॉलो करना पड़ता था, डिस्कशन होता था, डिबेट होता था दिन रात, ठीक है। सब लोग एक दूसरे का हेल्प करते थे, ठीक है। बहुत अलग अलग जगह से स्कॉलर थे जो यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, अपना डाउट क्लियर करने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू इंट्रेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जो भी नए नए कोई अगर नया कोई पढ़ने वाला अगर आया, घूमने वाला नालंदा विश्वविद्यालय को आ रहा है, तो उससे जो गेट कीपर था वो अलग अलग सवाल पूछता था, ठीक है। दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव, अगर वो उस सवालों का जवाब दे दे तभी उसको नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री मिलता था, ठीक है। 7 और 8 ऑफ एवरी 10, उसमें से 10 लोगों में से शायद ही 2 ही लोग उस सवाल का उत्तर दे पाते थे, तो बहुत लोगों को एंट्री नहीं मिला था। इसने ह्यूएन सांग ने अपनी किताब में इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया, हालांकि ये वो चीज़ें उस समय होगी तभी तो इसने लिखा, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, this was also the time when the worship of the certain deity which become a central feature of the later Hinduism gain in importance. This deity included Shiva, Vishnu and the goddess such as the Durga। कारण जो भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि भक्ति उस समय जो बहुत सारे अलग अलग देवताओं का पूजा होना स्टार्ट हुआ हिंदुज़म के अंदर में, विष्णु हो गए, शिव हो गए, गॉडेस है दुर्गा जी का, इनका पूजा होना हुआ। इन सारे को हमने इन सारे को क्या नाम दिया, भक्ति नाम दिया। और फिर आगे जाके ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट में जाके ज़्यादा मतलब फेमस होता है, ठीक है। कर एनीबडी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या कोई भी कास्ट से हो, लो कास्ट से हो, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो भक्ति के मार्ग को
फॉलो कर सकते थे, ये बताया जा रहा है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता, भगवत गीता के अंदर सारे भक्ति का आइडियाज़ मिलता है, जो एक हिंदुज़म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। विच इंक्लूडेड इन द महाभारत, जो कि महाभारत के चैप्टर महाभारत में ये सारे चीज़ इंक्लूडेड है। हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे भी। इसमें कृष्णा जो एक भगवान के रूप में बताया जा रहा है, जो आस्क अर्जुना एंड हिज डिवोटी टू फ्रेंड, उसने बोला, अर्जुन से बोला और अपने अर्जुन ध्यान रखिएगा, कृष्ण जो कि भगवान थे, ठीक है, जिन्होंने अपने अर्जुन से पूछता है, जो अर्जुन उसका भक्त था, और अपने अर्जुन के दोस्तों से पूछता है भैया कि टू अबॉन्डन ऑल धर्माज एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, बोला कि तुम सब चीज़ का त्याग करो, धर्म के ऊपर त्याग करो और हमें भी त्याग कर दो, ये बोला। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी विल, और ये ऐसे करोगे तो अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी, अर्जुन के सारे बुराइयाँ सब दूर होगा, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और इस तरह का जो पूजा था कि हर एक चीज़ को जितने भी धर्म हैं, ठीक है, टू अबेंडन ऑल द धर्म टेक रिफ्यूज इन हिम, और कहने का मतलब ये है कि हम पे विश्वास रखो, सब चीज़ को तुम छोड़ो, ये सारी चीज़ें बताया गया। और बोला कि अगर ऐसा करते हो इस तरह से तो तुम जितने भी तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, सारी बुरी आत्माओं से तुम्हें कहने का मतलब तुम फ्री हो जाओगे। और इस तरह का पूजा का जो भाव था ये सारे हर एक पार्ट में, इंडिया के हर एक पार्ट में फैला, ठीक है। दो जो फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन एंड द इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस, जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया वो क्या करते थे कि डिवोशन एक मतलब एकदम बहुत ज़्यादा भगवान को मानना, और एक इंडिविजुअल वर्शिप, एक एक गॉड का पूजा करना, ये सारी चीज़ें उसमें फेमस हुई। तो जितना ज़्यादा उसमें पहले सैक्रिफाइस होते थे, पहले आहुति हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उससे आता है कि अब लोग खुद में एक भगवान को ले मान रहे हैं, उसको पूजा कर रहे हैं, ऐसा स्थिति हो चुका था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, ये विश्वास की जो ये सिस्टम था, इफ़ ए डिवोटी वर्शिप, अगर एक भक्त पूजा करता है अपने एक चुने हुए भगवान को अपने पूरे दिल से, ठीक है, तो वो भगवान उसके सामने अपीयर होंगे और फिर उससे जो मांगना है वो मांगे। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है मूवी में। द डेटी कुड बी थॉट एज द ह्यूमन बींग, और थॉट एज द ह्यूमन बींग, और वो भक्त ह्यूमन बींग ही होते थे, लायंस होते थे, ट्री होते थे, और एनी अदर फॉर्म। कह रहा है कि ये जो भक्त नहीं, डेटी जो ये जो जिसको हम लोग मान रहे हैं, जो भगवान जिसको मानते थे, डेटी जिसकी हम लोग उपासना करते थे, वो चाहे तो ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, या शेर की उपासना कर रहा है, पेड़ों की पूजा कर रहा है, ये सारे अलग अलग चीज़ों के, जैसे जानवर का पूजा, सबके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है चैप्टर में। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, धीमा धीमा इस आइडिया को सब लोगों ने एक्सेप्ट करना किया। आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द डेटी, धीमा धीमा कलाकारों ने अलग अलग फिगर बनाना स्टार्ट किया, अलग अलग देवताओं का बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। भक्ति का मतलब क्या होता है? कम फ्रॉम द संस्कृत मीन्स भज, मतलब है कि भज भाषा से ये भक्ति निकला है। इसका मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर, बांटो और मतलब या शेयर करो। टू सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन डेटी एंड द बर्ड, मतलब ये हुआ कि दो लोगों के बीच में, एक डेटी एक उपासक है और जिसकी उपासना कर रहे हैं, ठीक है, उपासक जो करने वाला उपासना जिसका कर रहे हैं, तो भगवान और भक्त के बीच में एक जो होता है रिलेशनशिप, उसके बारे में बताया जा रहा है। भक्ति इज टुवार्ड भगवत के तरफ आकर्षित करता है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज द गॉड, जिसका मतलब होता है भगवान, ठीक है, जिसका मतलब होता है एज हु पोसेज एंड शेयर भागा लिटरेरी गॉड और बिलीज द डिवोटी नोन एज द भक्ता, और जो इन चीज़ को बांटेगा, मतलब एक उपासक अपने भगवान को सबको शेयर करेगा तो वो भक्त कहलाएगा, और आगे जाके भगवता कहलाएगा। और फिर इस तरह से सारी चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है। ये पोएम बाय भक्त के बारे में एक पोएम है, पोएम द्वारा भक्त के द्वारा एक पढ़िएगा। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स दैट रीचेज लर्निंग एंड द हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंजूर क्लोज विद, कह रहा है कि जितने भी भक्ति साहित्य हैं जो आपको बताते हैं कि आपका ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्टेटस है, तो आप ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली आप भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कह रहा है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ता है प्रार्थना। दिस इज़ द पार्ट ऑफ पोएम कंपोज बाय तमिल के द्वारा, अपार के द्वारा ये कहने का मतलब कि कविता लिखा गया है, शिवा के ऊपर लिखा गया। जो ये अपार है, जो शिवा का एक भक्त था, हु लिव अबाउट 1400 साल पहले की बात है ना, तो लगभग 600 AD की बात कह रहा है, ठीक है। अपेयर वाजा वेलाला, अपार वाजा वेलाला है, ये बता रहा है द लेपर विथ रोटिंग लिम्स, the man who is regarded as the low by Brahmin, even the scavenger, even these men, if they are servant of him who sheltered the Ganga in his long hair, the Shiva I worship them। बता रहा है कि
आदमी जो कि ब्राह्मण के द्वारा बहुत ही लो जिसको माना जाता है, जो स्कैवेंजर भी हो सकते हैं, जो कूड़े कचड़े को उठाते हैं, ऐसे लोग जो नौकरी हैं वो भी भक्त बन सकते हैं। ऑफ हिम हु शेल्टर द गंगा इन हिज लॉन्ग ले, ऐसा किनका भक्त बन सकते हैं भैया, जिन्होंने गंगा को अपने बालों में रखे हैं, जो शिव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, हम उसकी पूजा करते हैं। दे आर गॉड टू मी, वो मेरे लिए क्या है, भगवान है, ठीक है, समझ रहे बातों को। अब देखिए बिकॉज द डेटी वेयर स्पेशल, अब जो भगवान स्पेशल होते थे तो उनका इमेज बनाना है, ठीक है, घरों में उनका लिए स्पेशल घर मतलब जैसे कि जो आज होता है मूर्ति घर, सॉरी पूजा घर बनाते हैं, तो इस सारी चीज़ के बारे में बता रहा है कि उसके लिए धीमे धीमे आगे जाके मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। भक्ति इंस्पायर सम बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, और ये भक्ति का आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलता है। उसमें जो भी स्कल्पचर बनाए गए, जो भी कविताएँ लिखे गए हैं, जो भी आर्किटेक्चर वास्तुकला बनाए गए, उनमें आपको भक्ति देखने को मिलता है। कितना अच्छा से नक्काशी किया गया। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक टर्म इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस, इंडस से आया था, जो अरबों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीमे धीमे ईरानियन लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे, और फिर आगे जाते आते ये वर्ड का इस्तेमाल हिंदू एज ए रिलीजन होने लगा, ठीक है। एल्सवेयर के बारे में बात कर रहा है कि 2000 साल पहले की बात है, क्रिश्चियन वेस्ट एशिया में इमर्ज हुआ। जो मतलब क्रिश्चियन की बात करेंगे तो जो BC की बात है, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, तो उस वाला डेट से बाद वाला, आफ्टर इनका मृत्यु के बाद वाला डेट को हम लोग बोलते हैं ईस्वी AD, और इनके पहले वाला जो इनके जन्म से पहला डेट को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो बीच वाला जो डेट है वही मतलब आज से 2000 साल पहले इन एरिया इस टाइम में ही क्रिश्चियन का जन्म होता है। मतलब कहने का जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है बेंथलम में, ठीक है, जो रोमन एम्पायर का उसमें पार्ट था। उसके बारे में बता रहा है कि उसने सिखाया, किस तरह से योद्धा बनाया, दुनिया को सिखाया, इस सारी चीज़ों के बारे में है कि लव और ट्रस्ट करना चाहिए दूसरे पे, जो जैसा चाहते हैं, ठीक है। उसके उन बाइबल जो था, बाइबल में सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है। ब्लेस आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर द राइटियस, उनको ब्लेस करो जो भूखे हैं, जो जिनको प्यास हैं, ठीक है। फॉर दे शैल बी फील्ड, जिससे वो भर जाएंगे। ब्लेस आर द मर्सीफुल, मर्सीफुल होना चाहिए ब्लेस। दे शैल ऑब्टेन मर्सी, ये सारी चीज़ों के बारे में। ब्लेस आर इन प्योर हार्ट एंड दे शैल सी गॉड, अच्छे दिल से हमें मतलब ब्लेस करना चाहिए। ब्लेस आर द पीस मेकर और कर, ये सब सारी चीज़ मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर चीज़ों को समझा कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया रहा है। ये आपका काम है, ये आपको पढ़ना, ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊँगा, ओके। अब जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको करना है। मोमेंदार क्या था भाई, तो मैंने मोमेंदार के बारे में बताया कि चोला चेरा पांडे के बारे में है। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ किसको बोला गया, तो सतवाहन के बारे में बोला गया। अश्वघोष बुद्ध चरित्र की किताब का लिखा। बोधिसत्व क्या था भैया, तो ये था हमारा महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हेन सांग चाइनीज पिलग्रिम था। तो मैंने ये बता दिया। अभी सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आपको कर लेने हैं खुद से, इसको एकदम ऑनेस्टली पूर्वक अपने कॉपी में इसको लिखिएगा, या तो इस पे ही या तो अपने कॉपी बुक पे ही इसको आप छोटे छोटे शब्दों में एक शॉर्ट फॉर्म में आप शॉर्ट नोट्स में आपको लिखिएगा कि बाद में रिवीजन किया जाए, क्योंकि जैसे ही 2 चैप्टर और है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। एक दिन रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।